सेरेब्रोवास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आयोजित किया NEUROVASCON 2025 स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता पर दिया जोर। मुंबई में रोजाना 50-60 ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, लेकिन केवल 10% मरीज ही समय पर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचते हैं। बाकी मरीजों को स्थायी विकलांगता और गंभीर न्यूरोलॉजिकल नुकसान झेलना पड़ता है। जागरूकता की कमी के कारण स्ट्रोक का इलाज समय पर नहीं होता है, लेकिन समय पर इलाज हुआ तो मरीज ठीक हो सकता है। डॉक्टर बतुक दयोरा, स्ट्रोक मौत और विकलांगता का एक बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और लगभग 11% मौतें स्ट्रोक से होती हैं। कम और मध्यम आय वाले देशों में इसका असर ज्यादा देखा जाता है। भारत में भी स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये देश में मौत का चौथा और विकलांगता का 5वां प्रमुख कारण है। हर साल 1 लाख लोगों में से लगभग 119 से 145 लोगों को स्ट्रोक होता है। शहरों में यह समस्या गांवों की तुलना में अधिक है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तंबाकू, खराब खानपान और बदलती जीवन शैली इसके मुख्य कारण हैं। ये जो न्यूरोवास्कुलर कॉन्फ्रेंस है वो इसका एक 25वां साल है ये, और इसमें न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे वेसल्स ब्रेन की हैं जिसके ऊपर काम करते हैं उनकी स्पेशलिटी है, और डॉक्टर बटुक देवरा उसमें स्पेशलाइज्ड है, इसीलिए उनके चेयरमैनशिप के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट, बट अभी हम लोग पैरालिसिस के ये देखते हैं मरीज, और उसमें जब ये जो वेसल्स में ब्लॉकेज आता है तब उनको इनके बुलाते हैं और वो ब्लॉकेज निकालते हैं। सो हमारा कंबाइंड रहता है। ये जो ब्लॉकेज है उससे आदमी को स्ट्रोक आता है, तो आप ये बता सकते हैं कि ब्लॉकेज को पहले तो प्रिवेंट कैसे करें, और अगर स्ट्रोक आता है उसके बाद क्या करें? सो जो मैंने ऑलरेडी लाइफस्टाइल सबसे पहले है, एक तो है प्रिवेंशन और दूसरा है स्ट्रोक आने के बाद क्या करें। तो प्रिवेंशन में तो हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स है, मॉडिफाइबल फैक्टर्स, इसमें जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, आप स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जिसको हम ओबेसिटी है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो हम कम करें, कंट्रोल में बीपी रखें, कंट्रोल में शुगर रखें। और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जैसे आप उम्र बढ़ती जा रही है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी जन्म से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो है वो उसके लिए हम ज़्यादा करके कुछ दवाई ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, मगर ज़्यादा करके मॉडिफाइबल फैक्टर्स है वो कम करें और फिजिकली एक्टिव रहें, और जो अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह वो नहीं करें। तो उसके बाद जब पैरालिसिस होता है तो सबसे पहले आपको आजू बाजू में कौन से स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, मतलब ये जो हमने गोल्डन आवर्स बताया जो 4.5 घंटे में जो होना चाहिए, वो 4.5 घंटे में आप ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहाँ पे आपके पास CT स्कैन, MRI हो, न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो इसमें ट्रेन हुआ हो वो हो, तो आपको तुरंत देख के कुछ ही घंटों में, जैसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है जिसमें पता चल जाए पैरालिसिस का पेशेंट आया है, तो लोग फटाफट मूव होने जाते हैं। CT स्कैन में हम उनको इमरजेंसी में ले लेते हैं और फिर वो जो क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन देते हैं। अगर उसके बाद भी पेशेंट नहीं ठीक हुआ तो फिर ये बोलेंगे आगे क्या कर सकते हैं। इसमें प्री सिम्टम्स क्या होते हैं? प्री हाँ, सो प्री सिम्टम जो मैंने बोले हैं, जो जिसको बी फास्ट जैसे निमोनिक जो यूज करते हैं, मतलब आपका फेस टेढ़ा हो सकता है, या फिर आपको एक साइड हाथ और पैर लकवा मार सकते हैं, कम एक हाथ में झुनझुनाहट बहुत आ सकती है, और उसके बाद बोलने में तकलीफ हो सकती है, स्लर स्पीच हो सकती है, बैलेंस जा सकता है, डबल दिखने लगता है। सो ये सब जो है कंफ्यूजन हो जाता है, मेंटली पता नहीं चलता कहाँ है, आप बैठ जाते हो, चल नहीं पा रहे हो। सो ये सब सिम्टम्स पैरालिसिस के हैं। ऐसा कभी भी हुआ तो इमरजेंसी में आपको निग्लेक्ट नहीं करो, ये हो सकता है वो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो, मगर हो सकता है वो बढ़ेगा स्टेप वाइज, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ब्लॉकेज बढ़ता जाता है वो कमजोरी बढ़ सकती है, तो अगर बढ़ सकती है तो फिर उसका तुरंत आपको ले जाना चाहिए। और ब्रेन में CPR नहीं। सर आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर स्ट्रोक आ जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल का तो करना है, लेकिन हम लोग जो कॉमन मैन है वो क्या वीडियो कॉल पे डॉक्टर से कम्युनिकेट करके कुछ कर सकता है, या बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस सीधा हॉस्पिटल ही ले जाना है? पेशेंट को स्ट्रोक आने के बाद में सीधा हॉस्पिटल ही लेके जाने का, बिकॉज हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर एग्जामिनेशन करने के बाद समझता है कि कौन से टाइप का स्ट्रोक है, ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से स्ट्रोक आया है कि ब्रेन में नस ब्लॉक होने की वजह से स्ट्रोक आया है।
तो जब तक हॉस्पिटल में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, मेनली इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, तब तक समझता नहीं है। और दोनों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। अगर नस ब्लॉक होने की वजह से स्ट्रोक आया है, हार्ट की ताकत चली गई है, तो उसमें अपने पास लिमिटेड आवर्स रहते हैं। जैसे 8 या 10 घंटे के अंदर अगर हम नस ब्लॉक को ओपन कर देते, तो पेशेंट का नस खुलने के बाद में वापस ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। पेशेंट के हाथ या पैर की ताकत वापस आ सकती है इधर की। जबकि जब भी ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, तो ब्लीडिंग का सोर्स ढूंढते हैं। जैसे मैडम ने बताया था, एक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एक रीज़न रहता है कि या फिर बहुत बार ब्रेन में नस का फुग्गा बन जाता है, तो उसके लिए अलग कुछ ट्रीटमेंट रहती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर स्ट्रोक हो जाता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, और ये कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, उसके बाद फिर से रिकर ना हो, उसके लिए केयर गिवर्स को और खुद को क्या ऐसा संभालना रहता है कि बाद में फिर से वो रिकर नहीं हो? तो ये जो आपको मैंने पहले ही बताया रिस्क फैक्टर्स है इसके, तो रिस्क फैक्टर्स तो रहेंगे ही आपके, तो वो कम करना वो सबसे पहला है, जिससे आपको दोबारा ना हो। और डॉक्टर आपको प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, मतलब खून को पतला होने की दवाई देंगे, तो वो दवाई आपको रेगुलर चालू रखनी है। बहुत बार ऐसे होते हैं लोग 2-3 महीना चालू रखते हैं, उसके बाद कंटाल जाते, बंद कर देते। वो बिल्कुल नहीं करना, कि एक बार जो आपको पैरालिसिस हुआ तो दोबारा होने का चांस डेफिनेटली ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर की जो भी आपकी डायबिटीज़ की दवाई, आपकी ब्लड थिनर, आपका बीपी का दवाई, वो रेगुलर चालू रखो। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, जब जैसे अभी आपने मिस्टर अनिल को देखा कि उन्होंने कितना फिजिकल एक्टिविटी रखा, तो पैरालिसिस हुआ एक बार मतलब आप नॉर्मल नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, आप वापस नॉर्मल हो सकते हो। और वापस फिजिकल एक्टिविटी करो, जिससे आपका पैरालिसिस होने का चांस और कम हो जाए। कोई ऐसा टेस्ट हम लोग करा सकते हैं जब आप नॉर्मल हो, एक आदमी नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ऐसे ही कोई टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पता चले कि आपको चांसेस है? हाँ, वो एक एंजियोग्राम कर सकते हैं, जैसे हार्ट का जैसे एंजियोग्राम करते हैं, सीटी एंजियोग्राम हार्ट का देखने के लिए, वैसे ब्रेन का भी एमआर एंजियोग्राम या सीटी एंजियोग्राम कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस ज़्यादा आया, 80% से ज़्यादा कुछ आया, तो उसका इलेक्टिवली स्टेंटिंग कर सकते हैं, या फिर कैरोटिड एंडाट्रेक्टोमी जैसा एक छोटा सर्जरी। सो दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। जिस अगर समझो कुछ बाईपास करना हो, तो बहुत बार हम इसके पहले, हार्ट का बाईपास करने के पहले, ये नली का एमआरआई करके देखते हैं कि इसमें चांसेस है कि कुछ में ब्लॉकेज है, तो पहले उसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही हो, आपको कुछ ऐसा सिम्टम हो जाए, तो ये सब एंजियोग्राम करके आप देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।